ट्यूमर है या नहीं है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है या नहीं है, तो अब ये लाइन हमने, जैसे ये डेटा यहाँ दिया हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि इसको है और ये शो कर रहा है इसको नहीं है। हो सकता है कि ये तो इन्होंने इस तरह बनाया, हो सकता है कि आगे अगर एक्चुअल डेटा में देखा जाए तो आज जैसे जैसे ट्यूमर साइज बढ़े, हो सकता है यहाँ पर भी कुछ डेटा नीचे की तरफ आए। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डेटा ना हो यहाँ पे, हो सकता है कुछ डेटा यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जाए। लेकिन जब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो इशू ये आता है, जो भी मैंने बताया, इसे थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि अब इसको अगर हम 0.5 को कट ऑफ पॉइंट मान लेते हैं, चलो ये भी कह देते हैं, तो इशू ये है कि जो ट्यूमर साइज स्पेसिफिक इस पॉइंट से बड़े होंगे वो हमेशा इसी कैटेगरी में चले जाएंगे, जो कि एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। तो बस ये बहुत सारे इशू मिला के हम कहते हैं कि लीनियर रिग्रेशन जैसा मेथड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फेल हो जाएगा। तो कहते हैं व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर हाइपोथेसिस इन क्लासिफिकेशन, यानी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम अब कौन सा मेथड इस्तेमाल करें जो सिर्फ 0 और 1 के दरमियानी रिजल्ट है, यानी उससे ऊपर के रिजल्ट की तरफ ना जा सके। तो हमारा कैसा है, क्योंकि देखिए एक बात जहन में रखिएगा, पता नहीं आप लोग इस बात को नोटिस कर रहे नहीं, कि जो हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल, जो कि लिखते हैं हम लोग एच ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, शायद आपको याद हो, थीटा की जगह मैं बी लिख रहा हूँ, बी नॉट प्लस बी1 ऑफ एक्स, बी1 ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, थीटा इज रिप्लेसमेंट ऑफ हेयर, बी नॉट इज रिप्लेसमेंट ऑफ थीटा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, इसमें आप जब x की कोई वैल्यू पुट करते हैं ना, x कहाँ से लेते हैं, असल में होता है कि एकदम से जहन से निकल जाता है क्या हो क्या रहा है, क्या बात हो रही है। यहाँ से कि x लेते हैं और ये स्टार्टेड क्लास की मौजूद जो भी 6 लिया 5 लिया, तो ये जो वैल्यू हम लोग पिक करते हैं x की और यहाँ प्लग करते हैं, तो इस बेसिस पे ये सॉल्व होता है। सॉल्व कैसे होता है, बी नॉट और बी वन आप मालूम कर चुके होते हैं। तो हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो कोई एक डिपेंडेंसी नहीं होती कि क्या आएगी, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। ये कोई भी रियल नंबर यानी r की वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर इज अ डेफिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो है वो इसके अंदर आ सकता है, तो जब भी आप यहाँ पे रखें। लेकिन हमें अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसा रियल नंबर नहीं चाहिए, हमें तो बाइनरी नंबर चाहिए। हम लोग बाइनरी नंबर ढूंढ रहे हैं कि रिजल्ट जो है या तो 0 हो या 1 हो। अब एक तरीका इसका हो सकता है कि आप कहें ठीक है 0 और 1 के दरमियान एटलीस्ट रिजल्ट आए, ताकि हम ये कह दें कि जो 0 से बड़ा है वो बेसिकली 1 इस कैटेगरी में, जो 0 से छोटा है वो इस कैटेगरी में। तो ये भी अगर हम कर लें तो हमारे लिए, तो कहता है वी वांट आवर क्लासिफाई टू आउटपुट वैल्यूज बिटवीन 0 और 1। हमारा आउटपुट जो है वो 0 और 1 के दरमियान आना चाहिए। व्हेन यूजिंग लीनियर रिग्रेशन वी डिड, हमने लीनियर रिग्रेशन में ये फार्मूला इस्तेमाल किया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया था फार्मूला, क्या आप इसमें कंफ्यूज नहीं है, ये फार्मूला वही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, थीटा टी ऑफ एक्स, यानी थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स। ये वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में लिखी फॉर क्लासिफिकेशन। अब गौर से सुनना यहाँ से, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल समझ में आती है, आपको तो आप फॉरन सीख लेते हो। ये वाली लाइन क्या कहती है, फॉर क्लासिफिकेशन हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेशन वी डू। अब हम अपना हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे, नॉट ओनली द सिंगल फंक्शन जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स, नॉट ओनली दिस वन, बल्कि दिस वैल्यू, जो वैल्यू, और सुनिएगा, जो वैल्यू ये कैलकुलेट करके हमें देगा उसको हम एक और फंक्शन से पास कर लेंगे। यानी हमने लीनियर इक्वेशन का ये हाइपोथेसिस तो पिक किया हमने, लेकिन हमने कहा कि करेंगे क्या हम इसको, कि इसको एक और फंक्शन से पास कर देंगे। तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो डबल फंक्शन बेसिस हो जाएगा, यानी एक तो वो फंक्शन जो कि लीनियर रिग्रेशन का है वो फंक्शन, और उस फंक्शन को हम एक और नए फंक्शन g के अंदर से पास करेंगे, लाइक जी ऑफ एक्स जैसे आप कहते हैं। तो इस x की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पूरा ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। यानी जब आप वैल्यू प्लग करेंगे, मिसाल के तौर पर 2 प्लग करेंगे यहाँ पे, तो इस 2 के प्लग होने की वजह से ये कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने की वजह से एक सिंगल वैल्यू देगा। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इसीलिए समझा दिया था कि जब आप अपने सिंपल हाइपोथेसिस में जो कि लीनियर रिग्रेशन का वैल्यू रखते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है।
तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी, इस वैल्यू को हम आंसर नहीं मानेंगे बल्कि उसको एक और फंक्शन से पास करेंगे। अब गौर से सुनिए जुमला क्या कह रहे हैं। जो फंक्शन से पास करेंगे उसकी ब्यूटी ये होनी चाहिए, यानी इस जी फंक्शन की ब्यूटी ये होनी चाहिए कि इस वैल्यू जो भी यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, इसका आउटपुट 0 और 1 के दरमियान दे। यानी मिसाल के तौर पे कि अगर मैं उसको मिटा के ज़रा साफ सुथरे और लिख देता हूँ दोबारा से, कि हम कह रहे हैं कि h इज इक्वल टू, यानी एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यानी यहाँ बात हो रही है h ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, राइट, और ये है हमारा फंक्शन g ऑफ, और मैं यहाँ पे ओपन करके लिख रहा हूँ थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, और g एक नया फंक्शन है। ये कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास अगर यहाँ पे 3 है तो आप एज्यूम करते हैं कि आपके पास आंसर आ गया 5.9 आ गया। अब 5.9 1 और 0 1 के दरमियान वैल्यू तो नहीं है, तो आपने कहा 5.9 आ गया। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही हासिल सर। वो सो व्हाट विल बी द जी है, मैं बताऊंगा अभी जी पे, तो अभी हम आ रहे हैं। पहले तो ये सोचो कि हो क्या रहा है, पहले ये समझने की कोशिश करो। मैं जब कंप्लीट करूँ ना फिर सवालात सोच लिख के रखो अपने पास, फिर पूछना एक साथ ही हम एक सवालात को लेंगे, फिर उसके बाद जवाब देंगे। अच्छा जनाब, मैंने कहा ये फंक्शन जो है वो वही है जो लीनियर रिग्रेशन में था, और आपने कहा कि इसमें मैंने x की जगह पे 3 पुट किया और थीटा मैं निकाल चुका हूँ, जो भी हमारे निकालने का थीटा निकालने का फॉर्मूला है, तो थीटा मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ और इसकी जगह 3 पिक किया, तो आंसर आ गया 5.9। अब हम क्योंकि क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट जो इस वक्त करंट हाइपोथेसिस हमारा है, उसको चाहिए कि वो 0 और 1 के दरमियान आंसर दे, इससे बड़ा आंसर ना दे। तो पर हम डिसाइड कर लेंगे कि 0 और 1 के दरमियान क्या डिसीजन है कि 0.5 से अगर बड़ा आंसर देगा तो हम उसको 1 कैटेगरी में कह देंगे, 0.5 से छोटा आंसर देगा तो उसको हम 0 कैटेगरी में कह देंगे। तो कहता क्या है कि 5.9 आंसर आ गया। सपोज करो इस फंक्शन का आंसर 5.9 आ गया, लेकिन इसको अभी मजीद पास होना है जी से। अब जी एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि इससे कैलकुलेटेड कोई भी आंसर आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, बड़ा 100 वैल्यूज आए, नॉट 100 वैल्यूज आए, किसी भी तरह की वैल्यू आए, लेकिन जब हम इस जी फंक्शन से पास करें तो वो क्या करे, सिंपल इसका काम क्या हो कि आंसर को 0 और 1 के दरमियान लाई करना है। कि आपका आंसर ये जैसे 5.1 5.9 आंसर आया था हमारे अपने एक्चुअल पुराने हाइपोथेसिस से, तो उसके बाद हमने उसको पुट कर दिया जी फंक्शन में, जी फंक्शन इसको 0 1 के दरमियान आंसर दे देगा। अब ये जी फंक्शन क्या है, ये भी इस पे आते हैं। तो ये हमारी सोच है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास रिजल्ट है उसको हम 0 और, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो 0 और 1 की कैटेगरी के अंदर ही रखना चाहते हैं। मैं भी सवाल आपके एक साथ ही दूंगा ताकि सबके आंसर एक एक करके। तो यहाँ पर इसने ये कहा कि जो फंक्शन मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता, ढूंढा गया, बनाया नहीं गया, क्योंकि ये तो पहले से बने हुए थे फंक्शन, ढूंढे गए, तो एक फंक्शन ऐसा मिला जिसको कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन, और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, जर्नल रिलेशनशिप बता रहा हूँ, ये अभी मैं अब लॉजिस्टिक से हट के बात करूँ कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करोगे आंसर 0 या 1 के दरमियान ही आएगी, यानी 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, या 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। तो ये कहलाता है सिग्मॉइड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम अपने ग्राफ के थ्रू, या अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम मिला तो मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। अब कोई भी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर से पास करोगे, ये फंक्शन है क्या, ये है g ऑफ z विच इज इक्वल टू 1 ओवर, याद रखने फॉर्मूला, 1 ओवर 1 प्लस e की पावर माइनस c। दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन। ये आगे भी आपकी डीप लर्निंग में भी इस्तेमाल होगा, ANN में भी इस्तेमाल होगा, ये एज अ न्यूरॉन इस्तेमाल करेंगे उसको बाद में। ये z है। इसने कहा कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि z की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर 0 लेस देन z और लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा, इससे वेरी कर ही नहीं सकता। ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और z शुड बी द रियल नंबर, कोई रियल नंबर, क्योंकि हमने कहा था कि हमारा है। अब हमने पकड़ लिया कि ये फॉर्मूला है, जबरदस्त हो गया। क्या फॉर्मूला जबरदस्त हो गया, हम कहते हैं ठीक है, हमारा जो हाइपोथेसिस है, गौर सुनिएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो हमारा हाइपोथेसिस है, हमें तो रिक्वायर्ड ये था कि हम जो है 0 और 1 के दरमियान रिजल्ट हासिल करें। तो क्यों ना हम ये करें कि हम इस हाइपोथेसिस के अंदर जब अपने फंक्शन को रखें,
थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स हो तो हम ये कहें कि हमारा हाइपोथेसिस जो भी रिजल्ट इसका आएगा उसको जी से पास करेंगे और जी फंक्शन क्या होगा, वो होगा 1/1 प्लस, अब देखिएगा क्या लिखूंगा मैं, ई की पावर पहले क्या लिखा हुआ था माइनस जी, तो अब जी की जगह आ जाएगा माइनस और यहाँ पे मैं लिख दूंगा थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। यानी इंटरेस्टिंग बात ये हुई, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कहा कि अब जी फंक्शन मेरा सिग्मॉइड फंक्शन होगा ताकि वो 0 और 1 के दरमियान। अब आपका जो नॉर्मल हाइपोथेसिस जो हम पहले यूज करते रहे हैं इसकी जगह पे, असल में स्टूडेंट भूल जाते हैं, मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ कि थीटा नॉट प्लस सिंगल वेरिएबल पे लिख रहा हूँ मैं भी इस पे, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स जो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ भी वैल्यू दे लेकिन हमें पता है कि ये रियल वैल्यू देगा और इसने कहा है कि हमारा सिग्मॉइड फंक्शन भी रियल पे ही चलता है, तो ये कोई भी वैल्यू जनरेट करे, यानी ये हाइपोथेसिस जो हमारा है ये कोई भी वैल्यू जनरेट करे, जब इसको मैं सिग्मॉइड फंक्शन में पास करूंगा तो डेफिनेटली ये जो आंसर होगा वो इस ई की पावर बन जाएगा। तो ये कोई भी पावर, ये कोई भी वैल्यू जनरेट करे, जब उसको ई की पावर लेके 1/1 प्लस ई की पावर दिस फंक्शन करेंगे तो इसका आंसर जो है, ये जो पूरा फंक्शन इसका आंसर जो है वो 0 लेस देन हमारा हाइपोथेसिस जो भी है टी ऑफ, ठीक है सॉरी यहाँ आ गया टी ऑफ एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 1, इससे वेरी नहीं कर सकता। तो हमें एक ऐसा फंक्शन की तलाश थी जो हमारे हाइपोथेसिस को 0 और 1 के दरमियान ढूंढे, तो हमने कहा कि वो सिग्मॉइड फंक्शन है या उसको समटाइम लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहा जाता है। अभी मैं यहाँ रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए और रुकने के बाद मैं एक स्लाइड और दिखा के फिर यहाँ रुकता हूँ, सवालात ले लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे जाते हैं। तो इसने यहाँ पे फाइनली ये कहा कि हमारा हाइपोथेसिस जो है, if we combine these equation we can write out the hypothesis as h of x, जो हमारा है ये जो h of x है ना, एक नोटेशन है, ना समझने कि लीनियर रिग्रेशन के लिए फिक्स हो गया था। h theta of x is a hypothesis notation, this is called hypothesis। तो ये hypothesis जो हमारे पास है ये बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस e की पावर माइनस थीटा t of x, ये x के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा t of x। तो ये हमारे पास थीटा, ये जो टी है ना ट्रांसपोज है थीटा पे, ऐसे एहतियातन ट्रांसपोज लगाओ और ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कंफ्यूज ना होने क्या लिखा हुआ थीटा टी ऑफ एक्स। ये वो हाइपोथेसिस जो हम अभी यहाँ पे बार बार देख रहे हैं कि थीटा नॉट, ये अगर लीनियर है, लीनियर से मुराद है सिंगल वेरिएबल है थीटा नॉट ऑफ थीटा, और अगर ये नॉन सॉरी मोर देन वन वेरिएबल है तो उसके लिए भी ये वैलिड है, एज इट इज वैलिड है थीटा 1 ऑफ एक्स 1 प्लस थीटा 2 ऑफ एक्स 2 और इस तरह से एक्स 2, इस तरह से ये बेसिकली आगे की तरफ चलता रहेगा। लेकिन बस यहाँ वैल्यू रखोगे, उसको सिग्मॉइड फंक्शन में पुट करोगे तो आंसर 0 1 के दरमियान। अब सवाल है कि मैं इसको अपनी आंख से भी देख लूँ, प्रूफ तो हम कर लेंगे नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स है पहले से प्रूव्ड है, लेकिन एटलीस्ट ये हो कि जब मैं एक बंच ऑफ वैल्यू पिक करूँ, और सुनना कि मैं कहूँ कि हाँ भाई एक सीरीज ऑफ वैल्यू लूँ और इस फंक्शन से मैं उसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास इसके अगेंस्ट में ये वैल्यू आ जाएंगी और मैं इसको प्लॉट कर लूँ पाइथन पे, तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू 0 और 1 से वैरी नहीं करेगी, बल्कि आप यहाँ टेबुलेटेड आंसर में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है कि आप फॉर के लूप से डायरेक्ट ई वैल लगा के जो है वो आंसर कैलकुलेट कर लें। यहाँ तक हमारे पास एक बात जो है वो कंप्लीट हुई है, तो मैं आपके सवालात को देखता हूँ, फिर आप अगर बोलना चाहें कुछ पूछना चाहें तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पहले मैं सवालात देख लूँ। सबसे लास्ट सवाल जो पूछा गया है आसिर ने, जी सर ये एक्टिवेशन फंक्शन है FIP में भी यूज़ किया है। जी आसिर ने तो हमें कुछ समझाने की कोशिश की है, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, आगे ये ANN में भी इस्तेमाल होगा। तो सिग्मॉइड फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। थीटा नॉट एंड थीटा 1, थीटा नॉट थीटा 1 दूसरा वही चीज़ है जो हम अच्छा थीटा ट्रांसपोज, देखिए होता क्या है कि मैं आपको समझाऊं, ये तो सिर्फ जो आप सवाल पूछे ना बिशरा, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशंस है, यानी जो हमारे पास थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स को लिखा जाता है ना बेटा, अब इसको लिखने के लिए हम इसको मैट्रिक्स में, मैंने अभी कैसे लिखा था, इसको ऐसे लिखा था थीटा नॉट, यानी मैट्रिक्स फॉर्मेट में थीटा नॉट और थीटा 1 आपको याद होगा और मल्टीप्लाई बाई 1x, ये बात समझ में आती है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और उन्होंने क्या किया कि इस पार्ट को x मान लिया, गौर से इस पार्ट को x मान लिया
और इसको जो है वो वेक्टर फॉर्मेट में लिखा, मैट्रिक्स में नहीं वेक्टर में। अब ब्रैकेट जो लगा रहा हूँ वेक्टर के लिए लगा रहा हूँ, ये सारे एक ही जैसी नोटेशन आपको लगेगी, यानी ये थीटा नॉट थीटा 1 और यहाँ पे आ गया, या चलो मैट्रिक यूँ और ये एक्स कहला गया। लेकिन हमें लिखना इस तरह से, तो इस तरह लिखूंगा तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लगाऊंगा, तो इसलिए लिखा क्या जाता है थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। तो ये सिर्फ नोटेशंस है, आपके जहन में इस सब के अगेंस्ट में यही इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये हम अगर अपनी फर्स्ट ईयर की मैथ को याद करें तो ये सारी नोटेशंस वहाँ पढ़ाई गई थी हमें, राइट। तो ये सिर्फ नोटेशंस हैं इसको, लेकिन जाहिर सी बात है जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको ये चकराते रहेंगे ये बोल क्या रहे हैं हो क्या रहा है। तो आप ये ध्यान में रखें कि दिस इज इक्वलेंट टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स, राइट। और दिस इज नॉट एक्स में इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है कि मोर देन 1 थीटा हो, यानी यूँ भी हो सकता है कि थीटा नॉट थीटा 1, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में थीटा 2, और फिर मैं यहाँ पे उसको बंद करूँ और मल्टीप्लाई बाय एक्स। मल्टीप्लाई से मुराद ये होता है कि 1 यकीनन x1 और x2 हो जाएगा अब यहाँ पे इस तरह से, और ये इस तरह मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, तो उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। समटाइम हमेशा इसी तरह लिखते हैं शॉर्ट फॉर्मेट के। ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। हमेशा 0-1 के बीच में आसिफ ने आपको जवाब शायद में मिल चुका होगा, जो आपने 7:10 में पूछा था। जी हमें हमेशा 0-1 के बीच में आंसर चाहिए। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मजीद सवाल के, और ऊपर कोई सवाल है नहीं, उसमें एक सवाल था रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, वो मैं कर चुका हूँ। अब मैंने आपसे क्वेश्चंस ले लिए। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन, यानी अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है किसी भी टाइप के जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी आर रेडी टू एक्सेलरेट द मोड, यानी हम इसको अब आगे ले जा सकते हैं। हमें हाँ बोले सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे कि हम इसको आंसर हमारे पास आ रहे हैं, तो हमेशा हम 0 और 1 के दरमियान ही आप ये कह रहे हैं कि इसको लेंगे, ऐसा ही है अब नहीं लेंगे, ये आंसर देगा आंसर? ठीक है सर, क्योंकि लेकिन बात ये होती है अभी तो हम ये नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस, यहाँ पे हम 2 क्लासेस की ही बात कर रहे हैं क्या? अभी तो हम 2 क्लासेस पे कर रहे हैं ना, डेफिनेटली 2 क्लासेस पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर मल्टीपल क्लासेस होंगी तो फिर इसका वो वेरिएट करेगा उसको, वो 0 और 1। बिल्कुल, पहले हम ये कंप्लीट कर लें फिर मल्टीपल क्लासेस की भी करेंगे। बस ठीक ठीक ठीक, ठीक थैंक है, यू। यही काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस को अंडरस्टैंड करना डायग्रामेटिक और मैथमेटिकली ज़रा डिफिकल्ट होता है। जब इसका कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लेंगे तो उसको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, अच्छा अभी बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम 2 क्लासेस पे काम कर रहे हैं, और नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हमें 2 क्लासेस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो मल्टीपल क्लासेस की सिर्फ डायग्राम शो करें तो हमें, क्योंकि हमें ऐसा इस वक्त वो रिसर्च तो नहीं करनी कि हम अपना कोई लॉजिस्टिक फंक्शन बनाएंगे, अगर करेंगे तो बहुत हाई फाई किस्म की रिसर्च होगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसकी बेसिक थ्योरी बता दें और उसके बाद मल्टीपल क्लासेस वाले की डायग्राम से समझाएं, और उसके बाद फिर आपको कोड लिखें, क्योंकि मोर फोकस हमारा जो इस लेवल पे है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कोड है। खैर मल्टीपल क्लास भी हम पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको भी बताया था कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा जनाब, वैलिड क्वेश्चन था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब इसकी डायग्राम देखते हैं। तो कहता ये है कि होता यहाँ पे ये है कि नॉर्मली जब हम सिग्मॉइड फंक्शन में जाते हैं तो सिग्मॉइड फंक्शन की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की बनती है। ये एक जर्नल इक्वेशन बता रहा है, ये किसी क्लासीफायर टाइप की यानी किसी स्पेसिफिक डेटा के ऊपर नहीं बता रहा, बल्कि इस तरह से रिजल्ट जो है वो जनरेट होता है, और वो हमेशा 0.5 से पास होता है, यानी 0 पे रिजल्ट 0.5 होता है। यानी मैं अगर सिग्मॉइड फंक्शन को इस वक्त आपके सामने भी सॉल्व कर दूं ना, तो अगर यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट, इसका ओवरऑल रिजल्ट 0.5 आ जाए, तो यानी टोटल रिजल्ट जो है 0, सॉरी 0 दे दूं, एक्स की वैल्यू 0 दे दूं, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 दूंगा तो आपके पास इसका रिजल्ट जो है वो 0.5 आएगा। मैं आपको शो कर देता हूँ, इससे जाहिर होगा आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर एक्स की जगह 0 पुट कर दिया भाई, सारे लोग अलर्ट रहना। थोड़ी मैथमेटिक्स है, मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग बोर हो जाते होंगे, कुछ लोग खुश हो जाते होंगे, कुछ लोग कहते हैं चलो चलो गुजारा है तो कोर्स तो निकल जाएगा। लेकिन आप यकीन करें, अभी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े कंपनी के सीईओ और इस तरह के लोग भी इसकी शॉर्ट कोर्स करने के उसमें लगे रहते हैं, मशीन लर्निंग की। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी जो है एक्टिवनेस है मार्केट के अंदर। आप ये नहीं सोचते कि आप तो इस लेवल पे सोचते हैं मैं करूंगा, वो लोग ये सोचते हैं कि हमें करवाना है ये काम नेम कंपनी के लिए। खैर अगर मैं इसको 0 कर दूं तो एक्स की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है।
ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो आप यहाँ कह सकते हैं, मैथमेटिक्स से डरना नहीं, बस ये समझ लें आपको आती है तो कोई मसला नहीं। और ई की पावर जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो वन ही होती है, तो फाइनली 1/2 आएगा, और 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0.5। तो ये बात मैं बता रहा था आपको कि इसने भी यही कहा है हमें कि सिग्माइड फंक्शन में जीरो का आंसर 0.5 होता है। तो सिग्माइड फंक्शन में अगर आपके पास जीरो है, तो जीरो पे आंसर जो है वो कहाँ से पास होना चाहिए उसको? 0.5 से। और इसके बाद इसके लेफ्ट में वैल्यू जो है वो इस तरफ आपके पास जा रही है, और राइट साइड पे वैल्यू जो है इस तरफ जा रही है। अब हम डिसाइड क्या करते हैं, गौर सुनिएगा। अब हम डिसाइड ये करते हैं कि जो 0.5 से बड़ी वैल्यू होगी, चाहे किधर से भी हासिल हो। अच्छा, एक बात तो ये तय है, गौर सुनिएगा, एक ये क्योंकि सिग्माइड फंक्शन का ग्राफ है, तो एक बात तो ये तय है कि इस ग्राफ का आंसर कभी 1 से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से नीचे नहीं आएगा। ये बात तो समझ में आती है, यानी आपका आउटपुट वाला जो कॉलम है वो हमेशा 1 और 0 के दरमियान ही आंसर आएगा। ये बात समझ में आ गया? हम करेंगे क्या, दो बातें मैं आपको समझाऊंगा जो पहले प्रॉब्लम में थी, अब यहाँ पे हमें सही तरीके से समझ आएगी। कि अगर हम 0.5 को इस वक्त यहाँ पे थ्रेशोल्ड मान लेते हैं इस वाले फंक्शन में, तो हमारे लिए कुछ आसानियाँ हैं। आसानियाँ ये हैं कि जो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद पॉइंट, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन जो है ना, मैंने जो बात कर रहा हूँ ना, आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, अब हो सकता है कि उसको गलत पिक कर गए हो। सिग्मॉइड फंक्शन जो है ना, वो वैल्यू 0 और 1 नहीं देता, ये नहीं कहा मैंने, ये याद रखिएगा। इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। ये बात बार बार मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट द 0 और 1, ये वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी। हो सकता है किसी ने ये पिक कर लिया हो कि सर कह रहे हैं कि 0 और 1 ही होगी। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वैल्यू 0 और 1 के दरमियान। इसी वजह से तो ग्राफ जो है वो इस तरह से ये बन रहा है, और ये ग्राफ 0 और 1 के दरमियान ही है। इससे ना तो ये नीचे निकल लेंगे, एसिम्प्टोटिकली 0 की तरफ जा रहा है, या एसिम्प्टोटिकली 1 की तरफ जा रहा है, और 0 1 के दरमियान रिजल्ट। अब हम क्या डिसाइड करें, हमसे मुराद इन्होंने कर लिया है, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं कि इस वक्त अगर हम 0.5 को थ्रेशोल्ड मान लेते हैं, तो जो भी रिजल्ट हमारे सिग्मॉइड फंक्शन 0 से 1 के दरमियान देगा, अगर वो वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो उसको हम 1 कैटेगरी में शुमार करते हैं। यानी ये पूरा रीजन जो है वो 1 कैटेगरी में, ये पूरा रीजन जो है 1 कैटेगरी, और इसके नीचे वाला पूरा रीजन जो है वो 0 कैटेगरी। गो के उसका आंसर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, गो के उसका आंसर हो सकता है 0.7 आ जाए। अगर आंसर 0.7 आ जाएगा तो हम कहेंगे वो 1 क्लास के अंदर बिलोंग करता है। गो के उसका आंसर 0.3 आ जाए तो हम कहेंगे वो 0 क्लास में बिलोंग करता है। तो आंसर 0 और 1 के दरमियान ही आएगा। लेकिन अब वो इशू खत्म हो गया कि हम जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते जाएंगे, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो है वो इसी तरह बिलोंग करे। हो सकता है कि इसका आंसर, यानी अगर हम इंक्रीज कर गए कोई भी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन हो सकता है कि उसका आंसर यहाँ बिलोंग करे। ये आंसर अगर 0.5 से छोटा है तो हम इसको 0 कैटेगरी में मान लेंगे, लेकिन अगर बहुत दूर चले गए हैं और आंसर अगर इस 0.5 से बड़ा है तो उसको हम 1 कैटेगरी। पहले ये इशू नहीं आ रहा, पहले हम एक बात फिक्स हो गई थी, राइट पे जाएंगे तो डेफिनेटली वो, क्योंकि लाइन थी। तो अब हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हमने ऐसी कैटेगरी, यही बात यहाँ, और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती, वो सारे प्रॉब्लम जो पिछली दफ़ा हम अपनी पिछली स्लाइड्स में पढ़ रहे थे, वो सारा इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें 2 कैटेगरी डिसीजन लेने में इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो रिजल्ट जनरेट होगा वो 1 क्लास में दे दिया जाएगा, जो वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक में कैलकुलेट होगी वो इस वाले 0 को दे देगा। मैं आपको समझा देता हूँ एक छोटी सी मिसाल देके कि आपके पास ये एक एट्रीब्यूट है x के नाम से, ये इसका टारगेट क्लास है, राइट। तो आपने कहा कि मिसाल के तौर पर आपके 2 है, 3 है, 9 है, 11 है, 17 है, कोई वैल्यूज है, इस पर कोई टारगेट क्लास दी गई, 0 1 0 0 और 1, कुछ इस तरह की टारगेट क्लासेस आपको दी गई हैं यहाँ पे, राइट। ये तो टारगेट क्लास गिवन है। आपसे वो कहता है कि आप इसको 18 के लिए सॉल्व करें, 18 करीब हो जाएगा, 21 के लिए सॉल्व करें, राइट। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल देख के आपको जरा समझ में ज्यादा, 21 के लिए सॉल्व करें, कहाँ बिलोंग करेगा, इंटरेस्टिंग, 21 के लिए कहाँ बिलोंग करेगा। तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए हम इससे हाइपोथेसिस से मदद लेंगे। क्या मदद लेंगे हाइपोथेसिस से, अब जरा देखिएगा। हाइपोथेसिस कहता है कि हमारा हाइपोथेसिस ये है कि विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर, मैं भी लिख रहा हूँ, मैं कोई मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं लिख रहा, समझाने के लिए जो चीज़ है,
or which is equivalent to theta t of x, right? Which is our hypothesis right now. So if we are going to solve this hypothesis, so first we have to solve this one. What is this value? Value of this one is equivalent to theta naught plus theta 1 of x. गौर से देखिएगा, before solving this complete hypothesis, we have to solve this one. यानी x तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना भाई, तो आप कहेंगे अच्छा जनाब 21 वैल्यू उठाएंगे और यहाँ प्लग कर देंगे, तो इसका मतलब इसकी जगह 21 प्लग हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, जब 21 प्लग होगा तो आप थीटा नॉट थीटा 1 निकाल चुके हैं। कैसे निकालेंगे ये आप अभी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एज्यूम करो कि थीटा नॉट थीटा 1 आप सॉल्व कर चुके हैं, यानी एज्यूम कर रहे हैं कि ये 0.5 है और ये 1 है, एज्यूम। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होकर आपको एक वैल्यू दे देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज नॉट आर वैल्यू, ये वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे प्लग कर दी जाएगी। यहाँ पे जब प्लग की जाएगी तो मिसाल के तौर पे सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो, बार बार मैं ये लिख देता हूँ, 5.9 आ गई, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 5.9, ये आ गया 5.9, राइट? इज इट क्लियर? 5.9 आंसर आ गया, ये e की पावर बन गया। अब क्योंकि 5.9 तो हमारे रेंज से बाहर था ना भाई, लेकिन 5.9 आंसर e की पावर का है। अब जब ये सिग्मॉइड फंक्शन इसको सॉल्व करेगा, हालांकि कैलकुलेट 21 पे हो रहा है, हमने एक जनरल हाइपोथेसिस सॉल्व कर लिया, लेकिन सिग्मॉइड फंक्शन जब इसको सॉल्व करेगा तो एक स्पेस